Hello, good morning students. Today we will discuss Lenge's rule and law of conservation of energy. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। लेंजेज रूल एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों, हमको कॉइल दिया हुआ है और इस कॉइल से एक बल्ब लगा हुआ है, एक मैग्नेट दिया हुआ है एंड ये मैग्नेट इज मूविंग टुवार्ड्स द कॉइल। दिस मैग्नेट इज मूविंग टुवार्ड्स द कॉइल। यहाँ ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। चूंकि ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का कॉइल की ओर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ईएमएफ इस ढंग से इंड्यूस्ड होगा कि इस एंड पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस्ड हो जाए, यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस्ड हो जाए। क्यों नॉर्थ पोल प्रोड्यूस्ड हो जाएगा? क्योंकि यदि यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि लेंज रूल क्या है? लेंज रूल कहता है कि द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन सच ए वे दैट इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूसेज इट। तो नॉर्थ पोल जब इधर आ रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन इस ढंग से होना चाहिए कि इस मैग्नेट को आने का विरोध करे। तो इस मैग्नेट को आने का विरोध करे, इसका मतलब कि यहाँ पर नॉर्थ पोल हमारा प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होना चाहिए। और नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होने के लिए करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। हम कल बताए थे आपको, यदि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? करंट का डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल प्रोड्यूस्ड होगा? नॉर्थ पोल प्रोड्यूस्ड होगा। इस बात को यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो व्हेन मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल्स, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन सच ए वे दैट इट अपोजेज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेज द ईएमएफ, दैट इट अपोजेज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो इस बात को आप लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछता है कई बार। आप लिखिए, पहले आप देखिए ये जो हम बनाए हुए हैं, कॉइल बनाए हुए हैं, यहाँ से ये फ्रंट आपका जो कॉइल, जब इस पर ये हम लपेट रहे हैं तो एक पोर्शन सामने वाला ही दिखेगा, पीछे का टर्न आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये जो डॉटेड हम रखे हुए, इसका मतलब वो पीछे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये हम लपेट रहे हैं, ये है कॉइल, पीछे का पोर्शन नहीं दिखेगा, फिर ये पोर्शन दिखेगा, पीछे का पोर्शन नहीं दिखेगा, फिर ये पोर्शन दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। तो जो पोर्शन नहीं दिख रहा है उसको हम डॉटेड लगाए हुए हैं। डॉटेड लिखने का मतलब कि वो पीछे के पोर्शन को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप इस बात को लिख लेंगे, व्हेन द नॉर्थ पोल of the magnet moves towards the coil, EMF current is induced in the coil and the bulb ग्लो। ये बल्ब ग्लो कर गया, क्योंकि जब करंट प्रोड्यूस हुआ तो ये बल्ब क्या हुआ? ग्लो किया। बट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच, बट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is in such a way that it opposes the motion of the magnet। ये इस ढंग से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कि मैग्नेट के मोशन का विरोध करे। मैग्नेट चूंकि कॉइल के नजदीक आ रहा है तो कॉइल के नजदीक आने का विरोध करे। हेंस इट मीन्स या देयरफॉर the current is into the direction of current is the direction of induced
current is anti-clockwise to produce north pole ऑन द फेसिंग टर्न। ये जो मैग्नेट के और जो टर्न है उस पर नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल एट द फेसिंग टर्न, फेसिंग या एट द टर्न फेसिंग टू द मैग्नेट, एट द टर्न फेसिंग टू द मैग्नेट। चूंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसका बना दे रहा हूँ, इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये नोट्स है। ये नॉर्थ इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज टू प्रोड्यूस नॉर्थ पोल एट द टर्न फेसिंग टू द मैग्नेट। जो टर्न मैग्नेट को फेस कर रहा है यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस्ड हो गया। इसको मिटा लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। अब यहां नॉर्थ पोल हो गया। अब नॉर्थ पोल होने का मतलब क्या हुआ? हेंस वर्क इज डन against the repulsive force, hence work is done against the repulsive force to move the magnet towards the coil की ओर ले जाने में हमको वर्क करना होता है। और जो ये वर्क किए हुए हैं, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो हमको वर्क करना पड़ा, मैग्नेट को कॉइल की ओर लाने में हमको वर्क करना पड़ता है, और जो हम ये वर्क किए हैं वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इस ढंग से लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा प्रूफ हुआ। देखिए, फिर हम इसको वीडियो को इसको आप लिख लेंगे पूरी चीज को। अब आप देखिए बच्चों, यदि मैग्नेट को आप कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं, फिर आप फिगर बना लेंगे। यदि मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? मैग्नेट को आप कॉइल से दूर लेके चले गए, मैग्नेट से कॉइल को आप दूर लेके जा रहा है। सपोज ये मैग्नेट किधर जा रहा है भाई? ये मैग्नेट दूर जा रहा है। तो जब मैग्नेट दूर जाने लगा कॉइल का, तो दूर जाने का विरोध होगा। आप समझिए, मैग्नेट जब कॉइल के नजदीक आ रहे हैं तो आने का विरोध, दूर जा रहे हैं तो जाने का विरोध, वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बनाने का विरोध, वीडियो नहीं बनाएंगे तो वीडियो नहीं बनाने का विरोध। तो ये तो लेंज रूल है। यदि कोई चीज आपके नजदीक आता है ना, तो नजदीक आने का विरोध होता है, दूर जाने लगता है तो दूर जाने का विरोध होता है। यानी जब ये नॉर्थ मैग्नेट इधर जाने लगा, दूर जाने लगा, तो दूर जाने का विरोध हुआ। इसका मतलब ये इसमें करंट का डायरेक्शन इस ढंग से होगा कि इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस्ड होगा, और साउथ पोल प्रोड्यूस्ड होने के लिए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज हो गया। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों? ये क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन हो गया। ये क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। इस ढंग से करंट फ्लो करता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। अब देखिए, यहां पर साउथ पोल हो गया। तो वंस अगेन व्हेन मैग्नेट, सिमिलरली व्हेन मैग्नेट
similarly when the magnet moves away from the coil, hence similarly when the magnet moves away from the coil, work is done against the force of attraction, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब मैग्नेट को हम दूर लेके जाने लगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एंड द वर्क डन is converted into electrical energy, and the bulb glow, अभी आप देखिए, आपको बहुत सारे दिक्कत होगा। आपको पता नहीं चलेगा करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा आप अपने को उस देखिए, जब इस डायरेक्शन से यदि आप चल रहे हैं ना तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रहा है। यदि इसी चीज को आप इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हमेशा आप ऑब्जर्वेशन को एक फिक्स पॉइंट से देखिए, और वो फिक्स पॉइंट कहाँ है, जहां मैग्नेट है वहीं से आप देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट। फॉर एग्जांपल, आपको थोड़ा सा मैं मिसगाइड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन यहां पर ये नॉर्थ पोल हो गया, सपोज अब यहां पर साउथ पोल हो गया, यहां साउथ पोल हो गया, तो अब भी से यहां पर नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल होने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल होने के लिए करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो आप तो देखेंगे तो यहां करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। यदि इसी चीज को आप यहां से ऑब्जर्व न करके यदि यहां से आप देखना शुरू करेंगे तब तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। तो ये बहुत मीनिंगफुल है कि आप कहां से करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो करंट का डायरेक्शन कहां से फाइंड आउट करेंगे, जिधर मैग्नेट है उधर ही आप रहिए, एक जगह से ही आप करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। दो प्लेस कभी कूद के यहां से देखेंगे करंट का डायरेक्शन, कभी यहां से देखेंगे, तब तो देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो आप कहां से करंट का डायरेक्शन देखेंगे भाई, जहां मैग्नेट है वहीं आप खड़े हो जाइए और देखिए कि करंट का डायरेक्शन क्या है। चूंकि यहां से मैग्नेट दूर जा रहा है नॉर्थ पोल, तो अकॉर्डिंग टू लेंज रूल यहां पर साउथ पोल प्रोड्यूस होना चाहिए। और जब साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, साउथ पोल प्रोड्यूस होने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंज रूल। तो ये रहा। व्हेन मैग्नेट, आप ये एक चीज को लिखना चाहें तो इसके ऊपर लिख लेंगे, व्हेन मैग्नेट मूव्स, व्हेन मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द coil as shown in figure, according to Lenz rule, क्योंकि लेंज रूल को भी मेंशन कर दीजिए आप, according to the Lenz rule, south pole is developed, the direction of current is clockwise। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। व्हेन मैग्नेट मूव्स, अब इसको ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, इसको ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। सिमिलरली की जगह पर यहां हेंस कर दीजिए। हेंस व्हेन द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल,
बस हो गया, ठीक है। यही आप नोट कर लेंगे इस चीज़ को, ये ब्रैकेट क्या, इसको बस ऐसे ही लिख लेंगे, ये नोट्स में बना लेंगे आप इस चीज़ को, ये नोट्स हो गया। क्योंकि हम लिखवा रहे हैं, ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए हम मिटा रहे हैं इसको। अब कुछ हम फैराडे लॉ बताए हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करा दे रहे हैं फैराडे लॉ पर। फैराडे लॉ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम करा दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिए, एक दो न्यूमेरिकल्स करा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए सोलेनॉइड ऑफ 500 टन्स, आप इसको लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 हम करा दे रहे हैं, ये सोलेनॉइड ऑफ 500 टन्स, नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, नंबर ऑफ टन्स को हम कैपिटल एन से लिखेंगे। ए सोलेनॉइड ऑफ 500 टन्स, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, एंड रेजिस्टेंस 2 ओम, कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, ये भी दिया हुआ है। इज रोटेटेड अबाउट इज वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज रोटेटेड अबाउट इट्स, क्वेश्चन यहां पर है, यहां पर आप लिख लीजिए। नंबर ऑफ टन्स एन कितना है भाई 500 है, डायमीटर क्या है, डायमीटर है हमारा 20 सेंटीमीटर। ऊपर क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप 20 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस कितना है R इज इक्वल टू 2 ओम। इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट किया गया है। कॉइल को वर्टिकल, जैसे कॉइल मान लीजिए है, इसको क्या किया, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट किया गया, एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं किया गया है, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट किया गया है। थ्रू ए रेडियन, थ्रू पाई रेडियन, कितने एंगल से रोटेट किया गया है, पाई रेडियन से रोटेट किया गया है। यानी शुरू में एंगल कितना बन रहा था, मान लीजिए कि शुरू में एंगल था 0, तो कुछ समय के बाद एंगल कितना बन गया पाई। शुरू में कितना एंगल था, देखो एंगल की जब हम बात करेंगे, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ये पेन आप देख सकते हैं, तो ये वर्टिकल प्लेन है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ। वर्टिकल प्लेन का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। इस पर और जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उसका भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड है। ये प्लेन है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उसका भी वर्टिकल अपवर्ड है, डायरेक्शन अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड। तो इसलिए φ1 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर से सुन लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, इस पर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया उसका डायरेक्शन भी वर्टिकली अपवर्ड है, तो φ1 क्या हो गया, 0 हो गया, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस प्लेन। लेकिन इसी को हम क्या कर देंगे, घुमा दिए, ऐसे कर दिए। अब ऐसे कर देने के बाद मैग्नेटिक फील्ड तो अपवर्ड है, और इस पर जो ये जो सरफेस पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो तो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसको पाई रेडियन से घुमा दिए, तो जब पाई रेडियन से हम घुमा दिए, φ2 कितना हो गया, इसी को बोल रहे हैं, पाई बोल रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में एंगल कितना हो गया, पाई हो गया। और ऐसा करने में टाइम कितना लग रहा है, 1/4 सेकेंड लग रहा है। टाइम कितना लग गया, 1/4 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द फाइंड द EMF इंड्यूस्ड एंड करंट। EMF कितना इंड्यूस्ड हुआ, तो आप फैराडे लॉ में आप पढ़े हुए हैं सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का ही पार्ट है एक्चुअली। आप फैराडे लॉ पढ़े हैं, E इज इक्वल टू -dφ/dt, ये आपको जानकारी है। ओके, E इज इक्वल टू -dφ/dt,
तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। डी फाई का मतलब फ्लक्स, फाई को हम लिखते हैं फ्लक्स। ये थीटा 1 है, शुरू में एंगल कितना था? शुरू में एंगल थीटा 1 था और ये एंगल क्या है? थीटा 2 है। तो फाई को हम क्या लिखें? ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपन टाइम कितना लगा हुआ है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? E इज इक्वल टू माइनस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे? बी ए, बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा 1, यहां पर फाई 2 के लिए हम लिखेंगे कॉस थीटा 2 माइनस बी ए कॉस थीटा 1 अपॉन टाइम टी। तो E इज इक्वल टू माइनस बी ए को आप कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा 2 दैट इज कॉस पाई माइनस कॉस 0, ऐसा हम लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस कॉस 0 बाई टाइम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। E इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू दिया हुआ है, व्हेन द हॉरिजॉन्टल फील्ड अब 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला एक्स नॉर्मल टू इट्स प्लेन। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ था? दैट इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 5, 3 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो आप यहां पर बी की वैल्यू लिखिए 3 इंटू 10 पावर माइनस 5, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो एरिया रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये हो गया 5 इक्वल टू बी ए, एरिया हो गया ना बी ए। कॉस पाई की वैल्यू -1 अपन टाइम कितना लगा? कॉस पाई की वैल्यू कितना हो गया? -1 हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो ये -1 हो गया। अपन टाइम कितना है? 4 सेकेंड है शायद, टाइम है 1/4 सेकेंड, 1/4 सेकेंड है टाइम, यानी 0.25 हो गया। तो E इज इक्वल टू, ये देखिए -2 हो गया, -2 और ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू पाई इंटू ये 10 पावर -1 है, तो 10 पावर -2 अपान 0.25 ऐसे हो गया। इतना बोल्ट हो जाएगा, ये -2 हो गया। ये -1 और -1 -2 लिखना पड़ेगा ना इसको, 3 इंटू 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि -1 और -1 -2 हो गया और ये माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस हो गया 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर -5 इंटू ये एरिया के लिए लिख दिया, और ये टाइम है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इतना बोल्ट का EMF इंड्यूस्ड होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस वैल्यू कम्स टू 3.8 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -3 वोल्ट, ये हो गया। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, अब वोल्टेज आपको पता है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज कितना आ गया? 10 टू पावर -3। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था? अब देखिए रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.9 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर, इतना करंट इंड्यूस्ड होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को आप 180 डिग्री से रोटेट करा देंगे 1/4 सेकेंड में, 1/4 सेकेंड में आप रोटेट करा देंगे तो कितना करंट इंड्यूस्ड होगा? ये 1.9 इंटू 10 पावर -3। इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ऑफ 200 टन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है। टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टन्स 200 है।
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, 200 हो गया। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर। ओके, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल चेंजेज, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, देखिए ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल है ना, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल इज जीरो, जो बी ए कॉस थीटा कहते हैं, बी ए कॉस थीटा मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, इसमें थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो अब ये कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था, when a magnetic field perpendicular to the plane of the coil changes from 0.1, B1 है 0.1 टेस्ला, और B2 कितना है, B2 है 0.5 वेबर मीटर स्क्वायर, मतलब कि वो टेस्ला ही होगा इसका यूनिट। तो 0.1 वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर, एक्चुअली फाई इज इक्वल टू बी ए होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करेंगे तो दिस वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर भी है, ये भी ध्यान आप रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर है, तो वेबर मीटर स्क्वायर ना, फाई इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फाई इज इक्वल टू बी ए, तो बी इज इक्वल टू व्हाट, फाई बाई ए, तो बी कितना हो गया, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। B2 कितना दिया है, B2 दिया हुआ है 0.5, 0.5, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, आपको हो गया B2 φ2 अपॉन φ2 माइनस φ1, φ2 कितना हो गया, φ2 इज इक्वल टू B2 इंटू ए माइनस φ1 B1 इंटू ए, ये हो गया। तो डी फाई कितना हो गया भाई, ए को कॉमन ले लेंगे तो दिस B2 माइनस B1 ये है, तो E इज इक्वल टू कितना होगा, आपको पता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो दिस माइनस, केवल मैग्नीट्यूड कह रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF, तो जब मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो यहाँ माइनस का कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो E को हम हटा लेंगे। ये दिया हुआ है 0.2, B2 कितना दिया है, B2 0.5, B1 कितना दिया है 0.1, और टाइम कितना लगा हुआ है, रोटेट कराने में, कन्वर्ट करने में टाइम कितना लग गया, यूनिफॉर्म रेट ओवर ए पीरियड ऑफ 0.05 टाइम दिया हुआ है 0.05 इतने सेकेंड में। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और अच्छा सुनिए, ये तो एक टर्न से इतना हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर दिया हुआ है 200, तो यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एन के जगह पर आप क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिए, 200 से मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 320 वोल्ट, 320 वोल्ट ये हो गया। फाइंड द करंट थ्रू द कॉइल, अब करंट भी पूछ रहा है, यदि रेजिस्टेंस दिया होगा तो, रेजिस्टेंस दिया ही हुआ है, आर दिया हुआ है 160 ओम, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 160 ओम, तो इंड्यूस्ड करंट हो गया, इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो आई इज इक्वल टू ई के जगह पर हम क्या लिखेंगे 320 अपॉन आर क्या है 160, इसका मतलब आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट होगा। ओके, ये दो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, दोनों न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को अब हम आपको करा दिए। एक चीज हम और यहां बता देना चाह रहे हैं, देखो बच्चों यहां देखिए टाइम भी आ रहा है, लेकिन कितना चार्ज फ्लो होगा, इसको बात को समझ लीजिए। अभी हम पढ़े हैं E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो हमको पता है कितना करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर, अभी आप पढ़ रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ EMF है, तो 1 बाई आर
डी फाइव बाई डी टी। तो करंट क्या होगा, हेंस द चार्ज इंड्यूस, करंट इतना हो गया तो चार्ज कितना हुआ, हेंस द चार्ज फ्लोइंग, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लोइंग, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लोइंग, हेंस द इंड्यूस्ड चार्ज कर दीजिएगा, when the induced चार्ज फ्लोइंग, ये जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कितना होगा आपको पता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, कितने समय में चार्ज फ्लो किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना समय लिया है, डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू आई डी टी, क्योंकि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है भाई, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये टाइम इंटरवल है। तो Q के जगह पर आप क्या लिखेंगे, I की जगह पर ये लिख लीजिए 1/r, यहाँ डी फाइव बाई डी टी इंटू डी टी। इट मीन्स वाट, यहाँ पर आप देख रहे हैं डी टी कैंसिल आउट हो गया, डी टी कैंसिल आउट हो गया, तो Q इज इक्वल टू वाट, दिस कम्स टू बी डी फाइव बाई आर। तो इसका मतलब कि मैग्नेट को क्वाइल की ओर, देखिए मैग्नेट को यदि क्वाइल की ओर बहुत तेजी से लेके जा रहे हैं, बहुत तेजी से लेके जा रहे हैं, यानी डी टी की वैल्यू कम है तो EMF ज़्यादा है। तेजी से ले जाने का मतलब क्या है, कम समय में पहुंच गए। तो यदि टाइम कम है तो EMF इंड्यूस्ड ज़्यादा होगा, EMF इंड्यूस्ड ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। यानी यदि मैग्नेट को क्वाइल की ओर तेज़ी से लेके जा रहे हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। लेकिन यदि ये कोई पूछ रहा है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो जो चार्ज फ्लो किया है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ना। द चार्ज इज हेडिंग डाल लेंगे, द चार्ज फ्लोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये टाइम पर निर्भर नहीं कर रहा है, जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, वो आप देख रहे हैं चार्ज टाइम पर निर्भर नहीं कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ऐसे आप लिख लेंगे, हेंस इंड्यूस्ड करंट if the resistance is capital R, ये हो गया। Therefore the induced charge flowing, कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q इज इक्वल टू आई डी टी, और ये क्या हुआ, ये टाइम पर निर्भर नहीं किया। तो इस ढंग से मेरा कंप्लीट हो गया। कल हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, थैंक यू।